नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज सबसे पहले बात एक ऐसे पंछी की जो बदलती परिस्थितियों में आजकल अपने आधुनिकीकरण का शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं लुप्त होने की कगार पर है ये पंछी, और अगर हमने उसके संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे बस कहानियों में ही पढ़ा करेंगी। इस खूबसूरत पंछी का शुक्रिया कहिए कि उसकी वजह से देश की सबसे बड़ी अदालत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा में हो रहा बदलाव स्वस्थ रहने और एक साफ पर्यावरण के हमारे मौलिक अधिकार के आड़े आ रहा है, और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को एक स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस खूबसूरत पक्षी से आपका परिचय करा देते हैं। आपने इसके बारे में हो सकता है सुना भी हो। यह है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान का एक राज्य पक्षी है। वहाँ की लोक परंपरा, इतिहास और कहानियों से इस पंछी का गहरा जुड़ाव रहा है। इससे राजस्थान में गोडावण, महाराष्ट्र में मालढोक और मध्य प्रदेश में सोन चिरैया के नाम से जाना जाता है। कभी उत्तर मध्य और पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में फैले इस पंछी का आकाश अब सिमटता जा रहा है। आज ये राजस्थान के थार मरुस्थल और गुजरात के कच्छ में एक छोटे इलाके तक सीमित रह गया है। 10 से 15 किलो वजन का, लंबी टांगों वाला, करीब 1 मीटर ऊंचा ये खूबसूरत पंछी देखने में कुछ शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके मुकाबले लंबाई में काफ़ी छोटा है। आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी 150 से भी कम रह गई है। इसकी आबादी घटने के पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें से एक है बिजली ट्रांसमिशन की ऊंची लाइनें, जिनके तारों में फंसकर ये पंछी दम तोड़ देता है। पश्चिमी भारत के अथाह विस्तार वाले मैदानी इलाके सौर और पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन इनसे पैदा होने वाली बिजली जिन हाई टेंशन तारों के जरिए बहती है, वो तार द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गले की फांस बन चुके हैं। वैसे बिजली की लाइनें सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बल्कि हर चिड़िया के लिए खतरा साबित होती हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के थार इलाके में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मुख्य रिहाइश डेजर्ट नेशनल पार्क के 4200 वर्ग किलोमीटर इलाके में बिजली की लाइनों से हर साल अलग अलग नस्ल के करीब 84,000 पंछी अपनी जान गंवा देते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर ज़्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि कई पंछियों की तरह वो अपने चारों ओर बड़े दायरे में एक साथ नहीं देख पाते। उनका फ्रंटल विजन बहुत नैरो होता है। ये सामने की ओर उनकी नज़रों का दायरा बहुत सीमित होता है और उनका शरीर बड़ा होता है। ख़ास तौर पर जब वो नीचे ज़मीन पर अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं तो अपने सिर के ऊपर उनका विज़न गायब हो जाता है। जिस दिशा में वो उड़ रहे होते हैं वहाँ अगर सामने की ओर अचानक बिजली के तार आ जाएं तो बड़ा शरीर होने के कारण वो एकदम से मुड़ नहीं पाते और उनमें फंसकर या तो मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। यही वजह है कि 3 साल पहले 19 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आदेश दिया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रिहाइश वाले 99,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बिजली की हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों को सीमित किया जाए और उन्हें अंडरग्राउंड करने पर विचार किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश में बदलाव करने का आग्रह कर दिया। सरकार ने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण इस इलाके में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की असीमित संभावना है। इसीलिए हाई वोल्टेज पावर लाइनों को यहाँ जमीन के नीचे डालना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यों की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पंछी की हिफाजत की खातिर कुछ विशेष इलाकों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने पर विचार करेगी। कोर्ट ने कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 31 जुलाई 2024 तक का समय दिया है। कोर्ट इस बात पर भी जोर दे रहा है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में 2030 तक 450 गीगावाट बिजली स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से बनाने का लक्ष्य है।
कोर्ट ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश के लिए कई नीतिगत पहल की है। पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से हटकर गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर बढ़ना एक सामरिक ऊर्जा लक्ष्य नहीं है, बल्कि पर्यावरण को बचाने की एक मूलभूत जरूरत भी बन चुका है। इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का विस्तार करते हुए पहली बार पर्यावरण में बदलाव के दुष्परिणामों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के दायरों का विस्तार कर दिया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का दायित्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह राज्य का दायित्व है कि वो नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करे, उन्हें नुकसान से बचने के लिए कदम उठाए। एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देना निस्संदेह राज्य के इस कर्तव्य का हिस्सा है। आबोहवा में बदलाव के असर को कम से कम करने के लिए राज्य प्रभावी कदम उठाने के लिए बाध्य है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यक्ति पर्यावरण संकट से निपटने में सक्षम हो सके। इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान और गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से जल्द और सतत आधार पर बिजली पैदा की जाए। यह पर्यावरण में बदलाव से निपटने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जो मामला द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पंछी की हिफाजत से शुरू हुआ और सभी नागरिकों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार तक पहुंच गया, इस लिहाज से यह केस बहुत अहम है जो हमारे भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आइए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण देना राज्य का कर्तव्य है, ये भी कहा कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ राइट्स टू लाइफ एंड इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप कितना अहम मानती हैं? हम जैसे पिछले साल हमने देखा कि हर दिन देश में कहीं ना कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट की घटना घटी। कहीं पर साइक्लोन, तो कहीं पर फ्लड, तो कहीं पर ड्राउट, तो कहीं पर हीट वेव। आप अब अंदाजा लगाइए कि इसका जो इम्पैक्ट जो पब्लिक हेल्थ पर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण हम देखते हैं जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, मलेरिया, डेंगू और हर तमाम डिजीज जो बढ़ता है, जो इनके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्षति होती है और उसके कारण जो लोगों का उसके कारण जो इंजरी और जो पब्लिक हेल्थ इम्प्लिकेशंस हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है, एयर पोल्यूशन पे जो इम्पैक्ट होता है, ये सारे इम्पैक्ट्स को ये जो एडवर्स इम्पैक्ट कहा गया है, इससे लोगों को बचाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी समझा जा रहा है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप आर्टिकल 48A या आर्टिकल 51A इनकी जो जिक्र की गई है, इसका मतलब यही हुआ कि जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी पर्यावरण पे सुधार लाए, स्वस्थ पर्यावरण दे और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। और 51A में तो हर नागरिक की ड्यूटी बनती है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें। तो यही जो अब ये बात है, और इसी से जो अगला मुद्दा आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट की ये जो वर्डिक्ट है इसमें, वो है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखिए पॉलिसीज तो हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये काफी एस्पेक्ट्स को लेके, पर कहीं पर कोई एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, कोई फ्रेमवर्क लॉ नहीं है कि ये सब को इकट्ठा हम देखें और जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो एडेप्टेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर इतनी एडवर्स इम्पैक्ट्स हो रही हैं तो हमें समझना होगा और तैयारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम यह खुद को एडेप्ट करें, ताकि जो हमारी प्लानिंग पद्धति है, जो हम जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं, उससे हम ये जो अभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं
इससे हम खुद को कैसे बचाएं। जी, अनुमिता मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यावरण में बदलाव से आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें, आफतें और आ रही हैं हमारी तरफ? देखिए, आफत तो आएंगे, पर यहाँ पे दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, और जो बदलाव पर्यावरण में है वो हम देख रहे हैं, और इसके कारण, जो क्लाइमेट चेंज के कारण, जो इस तरीके के जो पर्यावरण में बदलाव है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो गर्मी बढ़ेगी और उसके साथ साथ फ्लड्स, ड्राउट, हीट वेव, ये सब बढ़ेगा। पर हमें ये भी समझना होगा, और इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क लॉ की जरूरत है, कि अब हमें सोचना होगा कि अगर हमारी प्लानिंग में भी गलती रह जाती है तो एक डबल वैमी होती है, कि एक तरफ क्लाइमेट चेंज के कारण जो एडवर्स इम्पैक्ट है, और दूसरी तरफ हम ये एडवर्स इम्पैक्ट को और भी खराबी की तरफ ले जाते हैं अगर गलत प्लानिंग करेंगे। आज जब हम बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो बैंगलोर में गर्मी तो बढ़ रही है, पर जो वाटर मैनेजमेंट की जरूरत थी कि हम वाटर को कंजर्व करें, और जो और भी कितने पद्धतियां हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर सिक्योरिटी के लिए, उस तरफ हमने समय पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि एक तरफ हमने अनकंट्रोल्ड वाटर कंजम्पशन को अलाउ किया, और वाटर को ठीक तरीके से कंजर्व करने के लिए हमने जो पद्धति चाहिए थी उसको हमने अपनाया नहीं। क्योंकि आप विषय की जानकार हैं, तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसको रोकना तो अभी संभव नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी रफ्तार मेरे ख्याल से इसको कम किया जा सकता है। इसके लिए भारत को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए जैसे पूरी दुनिया भर में आज जो चर्चा हो रही है कि हमें इसको कम और रद्द तो करना ही पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज साइंस है वो कह रहा है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा गर्मी ना बढ़े। इससे जो कदम हमें लेने होंगे, एक है बहुत बड़े पैमाने में एक एनर्जी ट्रांजिशन, जितना जल्दी हो सके फॉसिल फ्यूल से निकल के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ें। दूसरा है मोबिलिटी ट्रांजिशन, जो गाड़ियों से जो कार्बन लॉकिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए हमें अर्बन प्लानिंग में ऐसा सुधार लाना है कि हम जो हमारी निजी गाड़ियों के ऊपर निर्भरता को कम करें, और उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं, और जो पूरे देश के लेवल पे हमें जो रेलवेज को बढ़ावा दिया जाए रोडवेज के जगह। तीसरा है सर्कुलैरिटी, कि जो हमारी जो पूरी कंजम्पशन पैटर्न से जो इतना वेस्ट निकलता है, जो बाद में सड़कें, मीथेन एमिशंस वगैरह जो बन के क्लाइमेट चेंज को और भी खराब कर देती है, उनको तो वहां पे जो पूरी वेस्ट मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें अपनाना होगा। तो ये जो तो हमारे जो पूरी कंजम्पशन पैटर्न, बिहेवियर, इन सब में एक बहुत प्राथमिक परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमिता मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। पर्यावरण को कैसे बचाएं आपने बहुत तरीके बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण खराब करे, पर्यावरण का असर सेहत पर पड़ता है, और बात सेहत की निकल पड़ी है तो इसी अहम मुद्दे की ओर आपको ले चलूँगा। ये दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर एक नई समस्या आकर खड़ी हो रही है, और यह है कैंसर की बीमारी, और इसके विस्तार के पीछे बदलती आबोहवा भी बहुत बड़ी तरीके से जिम्मेदार है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कैंसर को भयानक विस्तार दे रहे हैं। ये तब है जब कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है। कैंसर का जिक्र आज इसलिए कि कल ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पेश हुई एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट में भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल कहा गया है। ये रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल्स की ओर से अपने नए अध्ययन के आधार पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में कैंसर के 14 लाख नए मरीज मिले थे। 2025 तक यह आंकड़ा 15,70,000 तक मामले तक पहुंचने का है, और 2040 तक ये मामला आंकड़ा 20 लाख नए कैंसर मामलों का पहुंचने का अनुमान है। यानी हर साल इतने नए कैंसर के मरीज जुड़ते जा रहे हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं साल दर साल। रिपोर्ट में कैंसर ही नहीं, भारत में स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं पर विचार किया गया। जैसे कहा गया कि भारत में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर पर युवा इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। 1/3 भारतीय प्री डायबिटिक हो चुके हैं, यानी डायबिटीज़ की चपेट में आने ही वाले हैं। 2/3 भारतीय प्री हाइपर सेंसिटिव हैं,
यानी हाइपरटेंशन की चपेट में बस आने ही वाले हैं। हर 10 में से एक भारतीय डिप्रेशन से जूझ रहा है। यह भी बड़ा खतरनाक आंकड़ा है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं और देश के स्वास्थ्य पर अब विपरीत असर डाल सकती हैं। इनमें भी कैंसर को लेकर खास चिंता जताई गई है। कैंसर के मामले में वैश्विक औसत से कहीं अधिक हो गए हैं। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती लाइफस्टाइल, पर्यावरण में बदलाव, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं। तंबाकू का बढ़ता इस्तेमाल फेफड़े, मुंह और गले के कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। गाड़ियों और उद्योग धंधों से होने वाले वायु प्रदूषण से कैंसर पैदा होने वाले कण हमारे शरीर में चले जाते हैं और कई तरह के कैंसर बनने का खतरा बढ़ा देते हैं। खाने पीने की खराब आदतें कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ने और शारीरिक मेहनत वाले कामों के कम होने से मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्तन कैंसर, कोलेस्ट्रॉल कैंसर बढ़ रहे हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता की वजह से देश की एक बड़ी आबादी के सामने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना चुनौती बन गया है, खास तौर पर गरीबों के लिए। इसके अलावा कैंसर को लेकर जागरूकता की आज भी काफ़ी कमी है। कैंसर का देर में पता चलना और देरी से उसका इलाज शुरू होना भी उसके भयानक रूप अख्तियार करने से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आइए ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अपोलो अस्पताल के ही वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंघल। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही कि आप लोगों की रिसर्च है कि भारत दुनिया का कैंसर कैपिटल बन गया है। भारत में तेजी से बढ़ते कैंसर के मामलों को कैसे रोका जा सकता है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, रोकने के बारे में समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके क्या कारण है कि हम कैंसर कैपिटल बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं या बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है कि हमारा कैंसर का जो इंसिडेंस है, जो आंकड़े हैं वो ऐसे हैं कि हमारा कैंसर इंसिडेंस आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि और जो प्रगतिशील देश हैं उससे अभी भी कम है। जब हम कैंसर इंसिडेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं न्यू कैंसर केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख लोगों में कितने नए कैंसर केसेस हुए प्रति साल, एक साल के अंदर, वो है तकरीबन 120 से 140। और अगर हम यही कैंसर इंसिडेंस अमेरिका का देखें तो वह है 300 से 400, यानी कि हमारा 3 टाइम्स कम है। हमारा कैंसर इंसिडेंस कम है ओवरऑल वेस्टर्न पॉपुलेशन से, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन उससे 7 गुना बड़ी है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कैंसर केसेस हमारी कंट्री में ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है और हमारा कैंसर का जो इंसिडेंस रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरफ पहुंच रहा है। वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर कैंसर का इंसिडेंस स्थिर हो गया है 300 से 400 के आसपास, लेकिन हमारा क्लाइंब कर रहा है, ऊपर चढ़ते जा रहा है। और ऐसा होना इसलिए है क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और हम एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने दे रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये बात सीख ली, समझ ली और उन्होंने अब प्रदूषण को कंट्रोल कर लिया, अपने नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर लिया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर लिया। उनको समझ में आ गया कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है और हम अपनी प्रगति की होड़ में एनवायरनमेंट को बर्बाद होने की अनुमति दे रहे हैं। उस होड़ के अंदर हमें नहीं समझ में आ रहा, एयर पोल्यूशन हो रहा है, होने दो, फार्म जल रहे हैं, जलने दो, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, होने दो, तो हम अलाउ कर रहे हैं। तो इन सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स का हमारे ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। उसके ऊपर डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर या डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर लोगों में आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है। लोग बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर है सबके ऊपर। और इसी प्रेशर की वजह से आप देखिए सारे कारण हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे कम होते हैं या होते ही नहीं है, या कई साल 30 साल 35 साल की उम्र में जाकर बच्चे हो रहे हैं, माएँ दूध नहीं पिला पा रही हैं अपने बच्चों को, उनको प्रेशर है कि उनको नौकरी पे जाना है, नौकरी करनी है। इन सब का असर पड़ रहा है हमारी सेहत पर। स्ट्रेस की वजह से आप लेट नाइट खाना खा रहे हो, आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, फास्ट फूड में जा रहे हो, इन सभी कारणों से हमारे बॉडी के अंदर सारा सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो रहा है
हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी वीक हो रही है, जो हमें रियलाइज ही नहीं होती। हमारे बॉडी के अंदर रोज कैंसर सेल्स बन रहे हैं और रोज हमारी इम्यूनिटी उसको तोड़ देती है, उसको खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इसी में है। पहले हमें कारण समझने पड़ेंगे, तभी हम करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से समझा आपने डॉक्टर सिंघल। अब आपके अपोलो की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में कैंसर का समय पर पता करने के लिए उसके स्क्रीनिंग सेंटर्स काफ़ी कम हैं। अधिकतर लोग जब तक अस्पताल में इसका इलाज शुरू करवाते हैं तब तक वो तीसरे या चौथे स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी है? बिल्कुल आपने ठीक बात बोली, कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। देखिए, स्क्रीनिंग शहरों में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत महंगी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग काफ़ी सस्ती है। कोई भी एक एवरेज कमाई करने वाला इंसान अपनी स्क्रीनिंग करा सकता है। 20,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान भी अपनी स्क्रीनिंग बखूबी करा सकता है, क्योंकि ये रोज नहीं करनी है, साल में एक बार ही करनी है। बट ये निचले लेवल पे, यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज या पीएससीज में ये स्क्रीनिंग मोडेलिटीज गवर्नमेंट के तौर पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो वो ठीक से उसका एप्लीकेशन नहीं है। हम मोस्ट कॉमन कैंसर्स को ले लेते हैं, उसकी स्क्रीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, एक मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद सालाना एक बार होती है। 1,000 रुपये का टेस्ट नहीं है, 1,000 रुपये का भी टेस्ट नहीं है। और अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर हो जाए तो शायद 400-500 रुपये के अंदर ये टेस्ट हो सकता है सालाना एक बार। तो आप बताइए, ये कोई बहुत महंगी स्क्रीनिंग है क्या? अब आ जाते हैं पैप टेस्ट। 500 रुपये में पैप टेस्ट होता है। 750 रुपये में किसी भी प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल की बात कर लो तो 750 रुपये में पैप टेस्ट होता है। अगर आप गवर्नमेंट उसमें कर लें तो मतलब मुश्किल से 100-200 रुपये का टेस्ट है। ये सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग है। पीएसए, प्रोस्टेट कैंसर के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पीएसए टेस्ट 450 रुपये का टेस्ट है, साल में एक बार करना है 55 साल की उम्र के बाद मर्दों में। क्या ये बहुत महंगा टेस्ट है? स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड 500 रुपये का टेस्ट है। ये कोलोन यानी बड़ी आंत के अंदर या आंतों के अंदर कोई भी कैंसर अगर होता है उसके लिए टेस्ट है, साल में एक बार करना है। और वैसे ये 40 साल की उम्र के बाद करना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा पहले करेंगे, साल में एक बार। बताइए, इतने सिंपल टेस्ट हैं, सिर्फ अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस की बात है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट की लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत महंगे नहीं है। एक तो ये बात आम लोगों को खास तौर पर पता ही नहीं है, और दूसरा इतने सारे टेस्ट कराना भी बहुत महंगा पड़ जाता है। इसका क्या उपाय है? क्या कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हर तरह के कैंसर का पता चल सके? देखिए, मैमोग्राफी तो मर्दों में नहीं की जाएगी, वो तो सिर्फ औरतों में करी जाएगी। और मेल्स के अंदर स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड और पीएसए कराया जाएगा। पैप टेस्ट भी औरतों में होएगा, वो 3 साल में एक बार होना है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम बेसिक कैंसर स्क्रीनिंग टेस्टों की बात करें, जो कि मैं समझता हूं कि कोई भी करा सकता है, तो औरतों में तकरीबन 1,500 रुपये का खर्चा है सालाना मुश्किल से, और मर्दों में 1,000 रुपये का खर्चा है सालाना, वो भी एक उम्र के बाद से। सो ये कोई बहुत महंगे टेस्ट नहीं है। तरीके से अगर टेस्ट करे जाएं तो ये बिल्कुल भी महंगे टेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप स्क्रीनिंग मोडेलिटी में बाकी सारे टेस्ट भी जोड़ दो, ईसीजी, एक्सरे, हार्ट के लिए भी कर लो, तो डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कैंसर स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो ये बेसिक टेस्टों में आपकी कैंसर स्क्रीनिंग बेसिक कैंसर्स की हो जाएगी। सारे 100% कैंसर्स की स्क्रीनिंग नहीं करी जा सकती, वो संभव ही नहीं। चलिए डॉक्टर सिंघल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। उम्मीद करना चाहिए कि जागरूकता फैलेगी और एक आसान जो टेस्ट उपलब्ध हैं आपकी भाषा में वो लोगों तक पता चलेंगे। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं और प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रहा है। शराब घोटाले के आरोप में आज आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक से भी ईडी ने पूछताछ की है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी आज ही प्रवर्तन निदेशालय ने अपने मुख्यालय में पूछताछ की। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की बात लगातार कर रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी में उनके मंत्री उनके आदेशों पर अमल की बात भी कर रहे हैं। इस सब के बीच सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसा कब तक चल सकता है?
क्या यह स्थिति किसी संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रही है? लगातार एनडीटीवी इस तरह के सवाल उठा रहा है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी, एक पत्र लिखा है। इस पत्र में दिल्ली के मंत्रियों पर, यानी केजरीवाल सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन मंत्रियों पर आरोप लगाया है कि वो संवेदनहीन है और काम में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उपराज्यपाल द्वारा मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई जा रही बैठकों में भी शामिल होने से ये कैबिनेट मंत्री इनकार कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राज्य के काम में बाधा न आए, इसीलिए ऐसी बैठकें जरूरी हैं, लेकिन मंत्री आचार संहिता लागू होने की दलील देकर बैठकों में आने से इनकार करते हैं। उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा कि दिल्ली में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, गर्मियों से निपटने की कार्य योजना और पानी की उपलब्धता के मुद्दे पर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों को अपने पास बुलाया था समीक्षा के लिए। इसके लिए मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को 2 अप्रैल को बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी मंत्रियों ने ईमेल के जरिए आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया। कहा अभी ऐसी बैठक उपयुक्त नहीं होगी और बैठक में हाजिर नहीं हुए। उपराज्यपाल ने कहा कि बैठक में हाजिर न होने के लिए दिए गए तर्क अस्पष्ट हैं और दिल्ली की जनता के रोज के मुद्दों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीरता की कमी और संवेदनहीनता को ही दर्शाते हैं। दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तब से ये सवाल बना हुआ है कि उनके जेल में रहते दिल्ली की सरकार कब तक ऐसे चल पाएगी। इस सब के बीच उपराज्यपाल का गृह मंत्रालय को लिखा यह खत क्या इशारा कर रहा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम सेक्रेटरी को लिखी है, क्या उसे आधार बनाकर केंद्र सरकार दिल्ली पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है? ये चर्चा जो है अब हो रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जिस आधार पर ये चिट्ठी लिखी गई है और जो बुनियादी बातें उठाई गई हैं कि जो इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़, लोगों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पानी रिलेटेड हो, उन मुद्दों को लेकर ही मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कोई भी मंत्री वहां पर नहीं पहुंचा। तो सवाल यही उठ रहा है कि बेशक से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हुआ है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारें हैं वो चलती रहती हैं, सरकारें कामकाज करती रहती हैं, लेकिन इन मंत्रियों ने यही दलील दी कि वो मीटिंग पर क्यों नहीं पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ कहा कि 2 अप्रैल को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और बोला था कि आप आएँ, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इसके मुतल्लिक उन्हें मीटिंग करनी है, लेकिन कोई भी मंत्री जो है वो इस मीटिंग पे नहीं पहुंचा, इलेक्शन कोड का हवाला देते हुए। तो इसके ऊपर अब जो चर्चा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हो रही है कि आखिर इसके आगे क्या किया जा सकता है। माना जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री जो है अपनी तरफ से कोई एक्शन भी ले सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब चुनावी खबरें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव विश्लेषण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का विश्लेषण बताता है कि पहले चरण में 41% सीटें ऐसी हैं जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है। इन 102 सीटों के लिए 1625 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एडीआर ने इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे के विश्लेषण के आधार पर अपना यह नतीजा निकाला है। अगर और विश्लेषण करें इन आंकड़ों का तो पहले चरण में उतर रहे आरजेडी के सभी 100% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। यानी सबसे अधिक अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक केस हैं। इनमें से 50% यानी आधे उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस है। गंभीर मतलब मर्डर का, चोरी का, डकैती का, इस तरह के आपराधिक केस है। डीएमके के 59% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है, जबकि 27% पर गंभीर आपराधिक केस है। सपा में, समाजवादी पार्टी में 43% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें से 29% ऐसे जिन पर गंभीर आपराधिक केस है। तृणमूल कांग्रेस चौथे नंबर पर आती है जिसमें 40% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं, जबकि 20% पर गंभीर आपराधिक केस है।
बीजेपी का नंबर 5वां है। 36% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं, जबकि 18% के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस हैं। 6ठे नंबर पर कांग्रेस है, इसमें 34% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 14% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर पार्टी में आपराधिक कैंडिडेट्स को अपना उम्मीदवार बनाया है, चाहे वो गंभीर आपराधिक हो या कम आपराधिक हो, लेकिन लगभग हर बड़ी पार्टी के नेताओं को, ऐसे नेताओं को टिकट मिला है जिन पर मुकदमे हैं और वो भी गंभीर अपराध के। और अगर करोड़पति उम्मीदवारों की, पहले चरण के उम्मीदवारों की बात की जाए तो आरजेडी इसमें भी सबसे आगे है। पहले चरण में उतर रहे आरजेडी के सभी उम्मीदवार यानी 100% उम्मीदवार उसके करोड़पति हैं। एआईएडीएमके के 97% उम्मीदवार करोड़पति हैं, डीएमके के 96% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस मामले में पहले चरण में उतर रहे बीजेपी, जिसका नंबर 4था है, उसके 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 88% उम्मीदवार करोड़पति हैं और तृणमूल कांग्रेस के 80% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सभी दलों के उम्मीदवारों को कुल मिलाकर देखें तो 450 उम्मीदवार यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर खड़े कुल उम्मीदवारों में से महज 8% ही महिला उम्मीदवार हैं। यानी महिलाओं की बातें बहुत होती है, पर महिलाओं को टिकट देने के मामले में ये आंकड़ा सामने आता है महज 8% का। कुल उम्मीदवारों में से 135 महिला उम्मीदवार ही हैं। तो चुनावों में उतरे उम्मीदवारों का विश्लेषण आना शुरू हो गया है। वोट देने वाली जनता को भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले ऐसे विश्लेषण पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दोनों ही नेताओं ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में थे तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में। कोई भी पार्टी आदिवासी बहुल इलाकों को हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि कई राज्यों में आदिवासी वोट चुनाव परिणामों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। आज़ादी के बाद से ही आदिवासी वोटों पर कांग्रेस का एकाधिकार रहा, लेकिन जब से बीजेपी आई यानी पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस से आदिवासी वोटों को अपने पाले में खींचने में सफलता पाई है। आंकड़ों के जरिए इस बात को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी लंबे अभियान के जरिए आदिवासी वोटों को अपने पाले में लाती जा रही है। भारत में आदिवासियों की आबादी कुल आबादी का 8.6% है। आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें 47 हैं, यानी 543 में से 47। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। झारखंड और ओडिशा में 5-5, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4, राजस्थान में 3, असम, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 2-2 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप में 1-1 सीट आरक्षित है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। कुल सीटें 47 हैं। अब आपको दिखाते हैं 2019 में क्या हुआ था। बीजेपी 32 पर जीती, यानी 36.1। कांग्रेस 3 पर जीतती है, अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हैं। 2014 की अगर बात की जाए तो बीजेपी इन 47 में से 26 सीटें जीतती है, यानी 35.6%। कांग्रेस 5 सीटें जीतती है और अन्य के खाते में 16 सीटें जाती, यानी 36.8%। आदिवासी वोटों पर बीजेपी की यही पकड़ विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो हाल ही में हुए, उसमें बीजेपी ने आदिवासियों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटें जीती। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 47 आरक्षित सीटें हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की और अन्य को 1 सीट मिली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की आरक्षित सीटें 29 हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इन 23 में से 17 और कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, अन्य के खाते में 2 सीटें गई। राजस्थान विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें 25 हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 में से 12 जीती हैं और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, अन्य के खाते में 3 सीटें गई। गुजरात विधानसभा में आदिवासियों के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 जीती, कांग्रेस ने 3 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि हर चुनाव के साथ आदिवासी
और अधिक मजबूती के साथ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनावों के आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि बीजेपी के प्रति आदिवासियों का रुझान लगातार बढ़ा है। लोकनीति सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28% जबकि कांग्रेस को 37% आदिवासी वोट मिले थे। 2009 में बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 38% आदिवासी वोट मिले। 2014 में जब बीजेपी चुनाव जीती उस साल बीजेपी को 38% जबकि कांग्रेस को 28% वोट मिले। और 2019 की बात की जाए तो बीजेपी को 44% जबकि कांग्रेस को 31% वोट मिले। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए बहुत जोर लगाया है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तौर पर मिली। पीएम मोदी झारखंड में बिरसा मुंडा के गांव गए। 24,000 करोड़ रुपए के पीएम पीवीटीजी मिशन यानी प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वेल्युरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन की शुरुआत की गई। मिशन में रोड, टेलीकॉम और कनेक्टिविटी, बिजली, घर, पानी, शौचालय, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और जीविका पर फोकस किया गया। 220 जिलों में 75 पीवीटीजी जिनकी आबादी करीब 28 लाख है उनको एकलव्य मॉडल, आवासीय स्कूलों, मॉडल गांवों का निर्माण, समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को अलग रखना, एमपी में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकालना, रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया भील पर रखना। उधर कांग्रेस भी आदिवासियों के बीच अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए जोर लगाती रहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आदिवासियों से जुड़ी 6 प्रमुख घोषणाओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सुशासन, वन अधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, सुधार, वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण में मोदी सरकार द्वारा किए गए सभी संशोधनों को वापस लेना, सुरक्षा, सभी राज्यों और यूटी में आदिवासी बहुल इलाकों को शेड्यूल एरियाज के रूप में नोटिफाई करना, स्वशासन, पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के अनुसार राज्य कानून बनाकर गांव सरकार और स्वायत्त जिला सरकार बनाना, स्वाभिमान एमएसपी को कानूनी गारंटी देना जिसमें लघु वनोपज भी शामिल है। सब प्लान बजट में ट्राइबल सब प्लान को वापस लाना कांग्रेस के वादों में शामिल है। अब देखना यह है कि आदिवासियों के बीच कांग्रेस अपनी खोई लोकप्रियता हासिल करती है या फिर बीजेपी अपनी पैठ को और ज्यादा बढ़ा पाती है। और अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत की। कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी और उनके पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की अपनी बात को दोहराया है। समाचार एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी में उनके नाम के पोस्टर लग रहे हैं और अगर वो वहां से चुनाव लड़े तो निश्चित ही बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। वैसे अभी तक कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा की इस दिलचस्पी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई जवाब नहीं दिया है। वाड्रा ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ और कहा, आप भी देखिए इस एक्सक्लूसिव बातचीत को। खाली अमेठी से नहीं, पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। अब अमेठी से इसलिए है कि मैंने 99 से वहाँ प्रचार किया लोगों के बीच में और वहाँ से बात ज़्यादा उठ रही है क्योंकि पोस्टर और काफ़ी चीज़ें लगनी शुरू हुई। अब दूसरे जगह में भी पोस्टर लगे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारे तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो हमने आपकी मेहनत समझी है, मेहनत देखी है कि आप अपने चैरिटी के द्वारा और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए बहुत करते हैं और एक गांधी परिवार के सदस्य हैं। तो उन्होंने देखा है कि जानते हैं कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो उनको लगा कि अगर इस चुनाव में मैं अमेठी से लड़ूं तो वहाँ जो उन्होंने गलतियां की हैं कि स्मृति जी को वहाँ के सांसद बनाने के लिए, तो उनसे लग रहा है कि उससे वो जो भूल चूक हुई है उससे वो
आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मैं कैपेबल हूँ या बदलाव ला सकता हूँ, जो लोग तो चाहते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ भी मैं रहूँगा या जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करूँगा उसमें बदलाव रहेगा और ज़रूर एक सेक्युलर एरिया होगी और जो बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं या मतलब महिला सुरक्षा या जो मुझे लग रहा है कि जब भी कोई भी ऐसी कोई इशू आती है देश में, मैं ज़रूर उठता हूँ और लोगों के बीच में उनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ। उनके लिए जो भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं करता हूँ और अपने सोशल मीडिया के द्वारा सबको रीच आउट करता हूँ या अपने आप भी धार्मिक दौरा या अपने चैरिटी का दौरा देश भर में होता है, उसमें जाके लोगों से मिलता हूँ। पर ज़रूर अगर राहुल को लगेगा कि वायनाड के बाद उनको अमेठी से आना चाहिए तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं खुश होता हूँ कि वो एक बार फिर अमेठी से सांसद बने और अमेठी के साथ मैं उनके साथ प्रचार में रहूँगा और अमेठी क्या पूरे देश भर में रहूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। पर मैं बहुत खुश हूँ अगर वो रहेंगे। और यही नहीं है कि इस इलेक्शन में, आगे भी बहुत इलेक्शन आएंगे, आगे भी मैं हमेशा मुझे राजनीति में रहने की ज़रूरत नहीं है लोगों के बीच में रहने की या लोगों की ज़रूरतें जो हैं उसको पूरी करने की, या जो अगर कभी राहुल या प्रियंका से नहीं मिल पा रहे हैं वो मेरे से मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और उनकी बात को मैं समझदारी से अपने परिवार से जिक्र करता हूँ उनके बारे में। तो ज़रूर जो भी है परिवार का सदस्य होने के नाते मैं ज़रूर मेहनत करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ और उनकी बात आगे ले जाता हूँ। तो आज मेरे साथ फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।